एक मिनट पूरी रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाई। तो चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों के नाम संदेश जारी किया है। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को घेरते भी नजर आए। महाराष्ट्र में एक हफ्ते से चल रहा सियासी घमासान अब अंजाम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट उद्धव सरकार को गिराने की तैयारी में जुट गया है। अब तक वेट एंड वॉच की भूमिका में दिखाई दे रही बीजेपी भी एक्टिव हो गई है और ये पूरी सियासी लड़ाई अब मुंबई और गुवाहाटी से दिल्ली शिफ्ट होती नजर आ रही है। सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों के नाम संदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि परिवार के मुखिया होने के नाते मुझे आप लोगों की चिंता है। आप लोगों को कुछ दिनों से कैद करके गुवाहाटी में रखा गया है। आप लोगों के बारे में रोज नई जानकारी मेरे सामने आती है। आप में से कई मेरे संपर्क में हैं। आप लोग दिल से अभी भी शिवसेना के साथ हैं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि मुखिया होने के नाते यही कह सकता हूं कि अभी बहुत देर नहीं हुई। आप लोग आकर मेरे सामने बैठें और शंकाओं को दूर करें। हम लोग एक साथ बैठकर जरूर कोई रास्ता निकाल देंगे। आगे कहा गया कि शिवसेना ने जो आदर सम्मान आपको दिया है वो कहीं और नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी होटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वो जल्द मुंबई जाएंगे। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को दूसरा समन भेजा है। उन्हें पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश होने के लिए भी कहा गया है। देखिए रिपोर्ट। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को दूसरा समन भेजा है। उन्हें पाता चौल भूमि घोटाला मामले में 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। ईडी ने उन्हें 1 जुलाई को सुबह 11 बजे बुलाया है। संजय राउत को मामले से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लाने के लिए कहा है। इससे पहले बीते दिन यानी सोमवार को भी प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत को इसी पाता चौल पुनर्विकास परियोजना पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच के सिलसिले में तलब किया था। ठीक है, ये सरकार कौन बना रहा है? बीजेपी बना रही है या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी बना रही है? इस बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। झारखंड में भी चल रहा है। लेकिन कुछ भी करो, हम डरने वाले लोग नहीं। चाहे मुझे यहाँ से गिरफ्तार करके लेके जाए। हा दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा लढा या देशामध्ये। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में हुआ जब शिवसेना के विधायकों की बगावत की वजह से महाराष्ट्र सरकार के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अमृतसर जिला कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उसे 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई से लगातार सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ चल रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पंजाब पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर कोर्ट लेकर पहुंची थी। राणा गोंदवालिया हत्याकांड में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड दिया है। ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈਗਾ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। 7 दिन ਹੋ ਗਏ। 7 दिन ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇਖੋ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਏ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। बता दें कि मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की सनसनीखेज हत्या की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने कहा कि मुख्य साजिशकर्ता जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया है कि विक्की मिट्टू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए ही पिछले साल अगस्त में मूसेवाला को मारने की योजना बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक सीएम आवास पर संपन्न हो गई है। बैठक में 15 प्रस्ताव को चर्चा के लिए रखा गया, जिनमें से 14 को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से 14 को मंजूरी मिली। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 4 निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनकी स्थापना से करीब 4000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होंगे। निःशुल्क पौध उपलब्ध कराने को भी स्वीकृति दी गई है। स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन के लिए ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम में ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई के प्रोत्साहन के लिए 5 वर्ष तक अतिरिक्त राज्य सहायता अनुमान्य करने की कैबिनेट ने सहमति दी है। इसके साथ ही रेलवे अंडरपास के संबंध में उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग और केंद्र सरकार के परिवहन रेल के साथ अनुबंध को हरी झंडी दी गई। उत्तर प्रदेश में विमानन मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। कैबिनेट ने प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न के लिए 3196 करोड़ से ज्यादा की अनुमानित
व्यवहार को हरी झंडी प्रदान की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें ड्यूटी भत्ता के लिए 786 रुपए प्रतिदिन भुगतान का प्रस्ताव किया गया था। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर मंडी दौरे पर रहे। एक तरफ जहां उन्होंने विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की, तो वहीं दूसरी तरफ मंडी वासियों को सौगात भी दी। हिमाचल प्रदेश के गठन के 52 सालों के बाद जिला मंडी को जिस चीज का इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। प्रदेश को दूसरी यूनिवर्सिटी की सौगात मिली है। सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी में प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस यूनिवर्सिटी को सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा और 5 जिलों के 140 कॉलेज इसके अधीन होंगे। इनमें मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा जिला के सभी सरकारी और निजी कॉलेज शामिल हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने यूनिवर्सिटी के विधिवत शुभारंभ पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये मंडी जिले के लिए बड़ी सौगात है। पहले मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी चल रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे एक संपूर्ण यूनिवर्सिटी के रूप में संचालित करने का फैसला लिया है। जयराम ठाकुर ने बताया कि मंडी स्थित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से अपना कार्य शुरू कर देगी। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ने रेड मारकर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ का भांडाफोड़ किया। मौके पर पाया गया कि मेडिकल स्टोर पर बिना अनुमति मरीजों का इलाज किया जा रहा था। देखिए रिपोर्ट। भिवानी में एक बार फिर से सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में दिखाई दी। टीम ने लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले आरोपियों को पकड़ा। दरअसल सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली कि एक मेडिकल स्टोर पर काफी गड़बड़ झाला है। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ रेड की, तो यहाँ पर कई ऐसी दवाई मिली जो यहाँ नहीं बेची जा सकती थी और साथ ही बिना अनुमति और डॉक्टर की डिग्री के मरीजों का इलाज भी किया जा रहा था। गुप्त सूचना मिली थी कि दादरी गेट भिवानी के पास एक मेडिकल स्टोर है जो दवाइयों के साथ साथ उनके लोगों को इलाज किया जा रहा है, एडमिट किया जा रहा है, ग्लूकोज चढ़ा जा रहा है, जो वो गलत है। हमने ड्रग्स इंस्पेक्टर और डॉक्टरों की टीम, संयुक्त टीम तैयार करके वो हम जो यहाँ पे चेक किया गया, वो सच्चाई पाई गई। यहाँ बच्चे एडमिट भी हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसे हैं जो दवाई नहीं दे सकते मेडिकल स्टोर वाले, उस पर हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। अक्सर पैसे के अभाव में लोग छोटी मोटी बीमारी का इलाज मेडिकल स्टोर पर ही करवाने लगते हैं और ऐसे में कई बार बिना डॉक्टर की डिग्री के ये स्टोर संचालक मरीज की हालत को बिगाड़ देते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकती है। और पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूक्ष्म सिंचाई की 7500 प्रदर्शन परियोजना का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। हरियाणा में 100 फुट से ज्यादा गहरे भूमिगत जल वाले गांव में सूक्ष्म सिंचाई के लिए 7500 प्रदर्शन परियोजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के जरिए किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के लाभ के बारे में जानकारी दी और इसी के साथ किसानों को ये भी समझाया कि सिंचाई की परंपरागत विधि के कारण भूमिगत जल के स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसे लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। धान की सिंचाई, उसमें जो खुले में सिंचाई करते हैं उसका यानी एक अनुमान जो लगाया जाता है कि धान जो है 1 किलो चावल में 3000 लीटर पानी लगता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने किसानों के साथ भी संवाद किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई की योजना से किसानों को लाभ पहुंचेगा। कार्यक्रम में शामिल हुए किसानों की ओर से दावा किया गया कि आने वाले दिनों में इस परियोजना में और भी किसान शामिल होंगे। और पंचकुला में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अधिकारियों ने कई लोगों के अवैध मकान बताकर उन्हें गिरा दिया है, जिसके बाद लोगों को अपने परिवार की चिंता हो रही है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ तो प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरी के अंदर बने मकानों की रजिस्ट्री कर उनके मालिकों को मालिकाना हक सौंप रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से अपने आशियाने में रह रहे लोगों के मकानों को अवैध कब्जा बताकर गिराया जा रहा है। नगर निगम पंचकुला के वार्ड नंबर 20 के गांव जलोली में निगम अधिकारियों ने अवैध कब्जा बताकर कई गरीब आदमियों के आशियाने को पल भर में धराशायी कर दिया, जबकि इन मकानों की मालिकाना हक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यहाँ कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है इस गांव के अंदर, उसकी फरमाइश हुई थी। उसके एरिया के अंदर जो बाउंड्री वाल के अंदर जो इलीगल अवैध कब्जे थे, जैसे घर थे या कुछ निर्माणे थे, उनकी फरमाइश करा के रेवेन्यू वालों से, और जो फरमाइश के अंदर आए हैं उनको गिराया गया।
वहीं जब मकानों को तोड़ा जा रहा था उस समय हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन व वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय बंसल भी मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों से पीड़ितों को एक दिन की मोहलत देने की बात कही। फिलहाल जिन लोगों के मकानों पर पीला पंजा चला, अपने परिवार की चिंता सताने लगी है और वो मांग कर रहे हैं कि उनके पक्ष में प्रशासन कोई कदम उठाए। गुरुग्राम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बाबूपुर गांव के सरपंच पर हुई फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस ने बाबूपुर के सरपंच पर फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस आरोपी के खुलासे के बाद गुरुग्राम पुलिस हैरान रह गई। दरअसल मुख्य आरोपी परमजीत ने बाबूपुर के सरपंच और उसके भतीजे पर फायरिंग की साजिश जेल के अंदर से रची थी। आधा दर्जन से ज्यादा शूटर्स को बाबूपुर के सरपंच पर फायरिंग के लिए भेजा गया था। 26 फरवरी 2022 को आधा दर्जन से ज्यादा शूटरों ने बाबूपुर के सरपंच पर जानलेवा हमला बोला और डराने की कोशिश की, लेकिन इस पूरी वारदात में सरपंच बच गया। लिहाजा पुलिस ने मामला दर्ज कर इसमें 7 लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लिया और अब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। बाबूपुर के सरपंच के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसको गोलियां लगी थी। 7 आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर लिए हैं और उसमें एक आरोपी परमजीत को हमने आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। और महेंद्रगढ़ के लोग इन दिनों परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पिछले करीब 1 साल से तहसीलदार और 11 महीनों से नायब तहसीलदार की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे लोग दिक्कत महसूस कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। महेंद्रगढ़ तहसील में पिछले 14 महीने से तहसीलदार और 11 महीनों से नायब तहसीलदार की कोई भी स्थायी नियुक्ति नहीं की गई। ये दोनों पद खाली हैं और नजदीक की तहसील के तहसीलदारों को एक्स्ट्रा चार्ज दिया जा रहा है, जिससे तहसील में आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अपनी मांगों को लेकर लोगों ने ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। वहीं महेंद्रगढ़ जिला उपायुक्त लोगों की मांगों को लेकर उन्हें आश्वासन देते नजर आए कि जल्द ही महेंद्रगढ़ में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति कर दी जाएगी। भाण बेटियों को बुला रखे है 2-2 महीने से, वे यहाँ पर आई हुई है, आ जाएगा कल आएगी, आ जाएगी कल आएगी। ये सरकार, ये अधिकारी हमें इस महेंद्रगढ़ को गुमराह कर रहे हैं और बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमें जो दूसरा जो एमएलए बनाया है, शायद उसका जो है हमें ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है। सरकार चाहती है बीजेपी का एमएलए क्यों नहीं बनाया, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि और यमुनानगर के बांगर गांव के लोग इन दिनों प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। कुछ दिनों पहले खराब हुए बिजली के ट्रांसफार्मर को अब तक ठीक नहीं किया गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। भले ही हरियाणा की सरकार 24 घंटे बिजली देने का दावा करती हो, लेकिन शायद बिजली विभाग की मनमानी के चलते अब भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां लोग चिलचिलाती गर्मी में बिजली के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसा ही गांव है यमुनानगर के छछरौली खंड का सलेमपुर बांगर गांव, जहां 3 दिन से गांव का ट्रांसफार्मर खराब है और ग्रामीण विभाग से गुहार लगाकर थक चुके हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने छछरौली के UHBVN के ऑफिस के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिजली न आने की वजह से उनकी जिंदगी नरक बन गई है। हमारा ट्रांसफार्म 72 घंटे हो गया, अब तक गांव में लगा नहीं है जी। उसकी वजह से, दिक्कत की वजह से सारा गांव उठ के आया जिसके उस ट्रांसफार्म पे कनेक्शन थे। वहीं जब बिजली विभाग के अधिकारी से बातचीत की गई तो वो कैमरे पर जवाब गोलमोल करते नजर आए। हालांकि उन्होंने कैमरे पर भी इतना तो जरूर कहा है कि उन्होंने ग्रामीणों से कहा है कि जिनके बिल बकाया है वो भरे और जगमग योजना में कोई बाधा न डाले। दूसरी ओर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि आज उनके गाँव में बिजली ठीक नहीं की गई तो वो कल रोड जाम करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे और पीएम से मुलाकात को लेकर मीडिया को जानकारी दी। सीएम ने कहा कि केंद्र ने आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड के साथ किसी भी तरह से नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और उन्होंने जीएसटी प्रतिपूर्ति, प्रदेश के हाइड्रो बिजली परियोजनाओं को लेकर राज्य की चिंताएं जाहिर की थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिया है और उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग हमेशा से ही मिलता आया है। ऐसे में उनके मुताबिक उत्तराखंड के साथ किसी भी तरह से नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। नहीं, सभी बातें रखी हैं उसमें, हमारी हाइड्रो परियोजनाएं भी हैं, जीएसटी प्रतिपूर्ति भी हैं, अनेकों विभागों की अलग अलग योजनाएं हैं
उन सभी पर हमने बात की है। हमारा उत्तराखंड राज्य धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। उस क्षेत्र में भी अलग अलग क्षेत्रों को हमने, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश शहर हो, चाहे हमारे अन्य स्थान हो, इसी प्रकार से मानस मंदिर माला मिशन, उसको भी हमने प्रस्तावित किया है, जिसमें हमारे अनेकों मंदिरों को एक माला के रूप में पिरोया जाएगा। उनका सौंदर्यीकरण से लेकर उनका सुधारीकरण और चौड़ीकरण सभी किया जाएगा। सारे मुद्दे रखें। राशिफात अली, देहरादून, खबरें अभी तक। दिल्ली में मॉनसून बीते 12 वर्षों में तीसरी बार समय से दस्तक देने में चूक गया। दिल्ली में मॉनसून आने का समय 27 जून था। दिल्ली में मॉनसून बीते 12 सालों में तीसरी बार समय से दस्तक देने में चूक गया। दिल्ली में मॉनसून के आने का समय 27 जून था। अब मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मॉनसून 29 या 30 जून तक दस्तक देगा। मॉनसून दिल्ली से कुछ ही दिन दूर है और पहले 10 दिनों में अच्छी बरसात होने के आसार हैं। मॉनसून 29 जून तक उत्तर पश्चिम भारत और 6 जुलाई तक पूरे देश में छा जाएगा। IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 से 30 जून तक व्यापक वर्षा का अनुमान लगाया गया, जबकि 29 और 30 जून को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ साथ बौछार पड़ने की संभावना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिजली भी गिरने की आशंका जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए अरब सागर और गुजरात के शेष हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में बरसात की स्थितियां बनेंगी। और अमेरिका के टेक्सास से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 44 प्रवासियों की लाशें मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसे लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। रिपोर्ट देखिए। अक्सर जिंदगी में कामयाब होने का जुनून ऐसा सिर पर सवार होता है कि लोग अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अवैध तरीके से विदेश जाने को भी तैयार हो जाते हैं और अक्सर फंस जाते हैं ऐसे विदेश भेजने वाले एजेंट्स के चक्कर में, जो अवैध तरीके से किसी अन्य देश के रास्ते विकसित देशों में इन लोगों की एंट्री करवाने का झांसा देकर इन्हें ठग लेते हैं और अक्सर लोग अवैध घुसपैठ के चक्कर में जान गंवा बैठते हैं। अब ऐसा ही मामला सामने आया है अमेरिका से, जहां एक ट्रक में 40 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये सभी प्रवासी लोग हैं जिनके शव मिले हैं। घटना अमेरिका के टेक्सास शहर की है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक के अंदर 40 लोगों के शव मिले, वहीं 16 बेहोश भी मिले हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जाता है कि ट्रैक्टर ट्रेलर टेक्सास के दक्षिण पश्चिम में स्थित सैन एंटोनियो की वीरान सड़क पर ये ट्रक मिला। ये मामला चोरी छिपकर अमेरिका में घुसने के प्रयास का नजर आता है। पुलिस ने फिलहाल कहा है कि इस ट्रक में कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिससे पूछताछ की जा सके। और चीन के दक्षिणी इलाके में पर्ल नदी के उफान पर होने से भारी बाढ़ आ गई, जिसके चलते हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर अब ले जाया जा रहा है। दक्षिणी चीन के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड बाढ़ आई, क्योंकि भारी बारिश ने पर्ल नदी के बेसिन में पानी के स्तर को लगभग 1 सदी में अपने अधिकतम स्तर पर पहुंचा दिया। बाढ़ की आशंका के चलते सबसे अधिक प्रभावित इलाकों से सैकड़ों हजारों लोगों को निकाला गया। इन प्रभावित इलाकों में ग्वांगडोंग प्रांत है, जो चीन की तकनीकी राजधानी शेनजेन के लिए विनिर्माण और रसद का हब माना जाता है। ग्वांगझो के उत्तर शोगुआन शहर में लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई इलाकों में पानी कार की छतों तक पहुंच गया। गंदे पानी की वजह से दुकानें और इमारतें जलमग्न हो गई हैं। लोग मलबा हटाते भी नजर आए। निचला पर्ल नदी बेसिन ग्वांगझोंग और शेनजेन के आर्थिक पावर हाउस के तौर पर माना जाता है। इसके साथ ये इलाका कई प्रमुख विनिर्माण और अन्य उद्योगों के साथ कई छोटे और घनी आबादी वाले शहरों का हब है। दक्षिणी चीन के तटीय फुजियान प्रांत और ग्वांगशी सहित अन्य इलाके भी इस महीने रिकॉर्ड बारिश से प्रभावित हुए। इस वजह से सैकड़ों हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा, क्योंकि चीन के कुछ इलाकों में गर्मियों में बाढ़ आना आम बात है। और ईरान में इस्लामी कानूनों का पालन सख्ती से करना अनिवार्य है। हालांकि पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं हो रही है जिनमें बगावत की झलक नजर आ रही है। ईरान की पुलिस ने दक्षिणी शहर शिराज में स्केट बोर्डिंग डे पर हिजाब न पहनने के लिए कई किशोर लड़कियों को गिरफ्तार किया। सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी। शिराज पुलिस प्रमुख ने बताया कि कई लड़कियों ने स्पोर्ट्स इवेंट के आखिर में धार्मिक मान्यताओं और कानूनी नियमों को तोड़ते हुए हिजाब उतार दिए। पुलिस ने कई आयोजकों को भी गिरफ्तार किया।
खबर के अनुसार इस इवेंट में इस्लामिक नियमों की खुलेआम उल्लंघना के आरोप में 5 आयोजकों को हिरासत में लिया गया। वहीं इस दौरान पुलिस प्रमुख की ओर से कहा गया कि न्यायपालिका के सहयोग से गुरुवार को कई अपराधियों को इस आयोजन से जुड़े लोगों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। रूढ़िवादी देश ईरान में सभी महिला और किशोर लड़कियों के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। धार्मिक और कानूनी नियमों का पालन किए बिना किसी स्पोर्ट्स या नॉन स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन करना सख्त मना है और आयोजकों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। ईरान के मीडिया ने जानकारी दी कि 120 लोगों को कथित आपराधिक गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया, जैसे शराब पीना, पुरुषों और महिलाओं का एक साथ डांस करना, हिजाब उतारना। आपको बता दें, ईरान के कानून के मुताबिक देश में सिर्फ गैर मुस्लिम नागरिक ही धार्मिक उद्देश्य से शराब का सेवन कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम, वन, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को बावल में निर्माणाधीन ESIC का निरीक्षण किया और इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्रीय श्रम, वन, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बावल औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ESIC अस्पताल का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अस्पताल के निर्माण में राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई बाधा है तो मेरे संज्ञान में लाया जाए, समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। करीब 67 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस 2 मंजिला अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था की जाएगी, जिससे श्रमिकों को अच्छा इलाज मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अधिकारियों के साथ निर्माण स्थल पर पहुंचे और बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ही ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधा मिले, इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, ADC स्वप्निल रविंद्र पाटिल, SDM सिद्धार्थ धैया, DSP अमित भाटिया, PWD NCR के चीफ इंजीनियर CM तिवारी, मुख्य परियोजना प्रबंधक AP सिंह, अभियंता अखिल राठी सहित निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे। हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता ने संगठन की बैठक ली। बैठक में निकाय चुनाव में हार को लेकर समीक्षा की गई। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है डॉक्टर कमल गुप्ता से। हरियाणा से आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, निकाय चुनाव को लेकर और नगर निगम चुनाव को लेकर आज आप दिल्ली में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सह प्रभारी तमाम संगठन के नेता इस मीटिंग में मौजूद रहे। क्या क्या निकलकर सर सामने आया? सर, इसके अंदर निकल के ये आया कि भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है तो अरविंद केजरीवाल जी से लगता है, जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की शपथ ले चुके हैं हरियाणा के अंदर और इस देश के अंदर, उनसे डर लगता है। कांग्रेस और बीजेपी तो एक ही थैली के बट्टे हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। आपने राज्यसभा चुनाव के अंदर देखा, आपने पिछले राज्यसभा चुनाव के अंदर देखा था, कांग्रेस इस देश में जीतती नहीं है और जीतती है तो बिक जाती है। आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा होगा, कांग्रेस की सरकार बनी और बीजेपी की होगी। आपने गोवा के अंदर देखा, आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, आपने राजस्थान के अंदर देखा कितने बार अपने विधायकों को छुपा के रखना पड़ा। यही स्थिति हरियाणा के अंदर भी है। ये सब मिले हुए, इनको डर सिर्फ अरविंद केजरीवाल का है। और अंबाला में एकमुश्त सैलरी के विरोध में NHM कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस समेत सभी सेवाओं को बंद कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। अंबाला जिले में एकमुश्त सैलरी के विरोध में NHM कर्मचारियों ने आज 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के दौरान भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर एम्बुलेंस समेत सभी सेवाओं को बंद करके सिविल सर्जन कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार NHM कर्मचारियों की अनदेखी करती आई है। 7वें वेतन आयोग की घोषणा करने के बाद भी कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं दिया जा रहा और इन 3 दिनों के दौरान एम्बुलेंस, टीकाकरण, डिलीवरी सेक्शन आदि कई सेवाएं प्रभावित रहेंगी। फिलहाल 3 दिवसीय प्रदर्शन के बाद क्या इन NHM कर्मचारियों को लेकर कोई कदम उठाया जाता है, या आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। हमें 2018 में खट्टर सरकार ने बायलॉज लागू किए थे, जो 5 साल पूरे करने के उपरांत कर्मचारी को प्राप्त होते थे। लेकिन अब उन्होंने फरमान जारी किया है जिसके अनुसार उन्होंने जो हमें सारी सुविधाएं दी थी 5 साल पूरे होने पे, वो सारी की सारी छीन ली गई हैं हमसे। और नोके गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक अविवाहिता को लोगों ने फांसी के फंदे से लटका देखा। जैसे ही ये सूचना मृतका के मायके वालों को दी गई तो उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए। दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध हैं।
लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग नियमों को ताक पर रखते हुए इस अपराध को करने से परहेज नहीं करते और जब ये मांग पूरी नहीं होती तो लालची लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मामला नुहू जिले के नवागढ़ गांव से सामने आया, जहां एक 20 साल की विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। जैसे कि सूचना मृतका के मायके वालों को दी गई तो उन्होंने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग के गंभीर आरोप जड़े। वो ऐसा जी सुसब था जी फन्ने, इसका लड़का है आरिफ, इसके साथ हमने बहन की शादी करी है। तो इनकी पहले ही मार पिटाई होती थी, पहले से ज़्यादा से शादी हुई है। वाई दिन से ही कलेशबाजी है इसके साथ में, लड़की के साथ में मार पिटाई। मारपीट किस लिए करते थे ये इनका पता ही नहीं चलता। विवाहिता के परिजन इस मामले को हत्या बता रही हैं, लेकिन पुलिस अभी मामले के हर पहलू से जांच कर रही है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मौत के पीछे असली वजह क्या रही। तो 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में तमाम खबरों के बारे में आपने जाना। चलिए और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।